चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब जियो मनरेगा हमने कल देखा था। जियो मनरेगा जियो टैग के हिसाब से संतोष, अच्छा इधर का लाइट, हाँ ठीक, एसी चालू करना तो 1 मिनट ना। ठीक हो गया, हो गया, हो गया। जियो मनरेगा क्या चीज है? सैटेलाइट के माध्यम से, देखो जियो टैग किया जाता है तो सैटेलाइट के माध्यम से जो अक्षांश और देशांतरी स्थिति को क्या कर दिया जाता है, उसमें सेट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, ग्लोब हो गया पृथ्वी, इसमें देशांतर रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। तो उस अक्षांश और देशांतर रेखा को क्या कर दिया जाता है, अब मान के चलो कोई लोकेशन को है ना देखना है, तो उस लोकेशन को क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा इस एप्लीकेशन में। ठीक, अब मान के चलो अक्षांश और देशांतर रेखा की स्थिति को ये वाले को डाल दिया गया, तो वहां पर डायरेक्ट वो लोकेशन को दिखाएगा, वो जगह को दिखाएगा जहां पर काम चल रहा है। ठीक, कितना काम हुआ, अगर काम सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारे चीज उसमें क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो इसी को देखते हैं भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये देखो पेपर के लिए एक तो एकदम हकीकत बात बता रहा हूं, कुछ ना कुछ चीज पूछेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का, उसमें नाम अवश्य रहेगा। ये मनरेगा किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा जरूर, ठीक है, याद रखना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय मत भूलना, है ना। बात रही बात शहर की, तो शहर वाले को कईयों को मनरेगा के बारे में ही नहीं पता है ना। आप पूछ के देखना किसी को, ठीक है। गांव के लोग क्या करते हैं, मनरेगा को जानते हैं, रोजगार गारंटी को एकदम ज्यादा मात्रा में नहीं जानते, लेकिन शहर वाले इससे रत्ती भर भी क्या संबंधित नहीं होते, तो थोड़ा से पता नहीं रहता है। ठीक, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा NRSC मतलब कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के समन्वय से जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे योजना अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जानकारी, योजना के अंतर्गत जो भी परिसंपत्ति पर कार्य किया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग किया जाता है। क्या मॉनिटरिंग किया जाता है? मॉनिटरिंग किया जाता है। और इसके माध्यम से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स भुवन पोर्टल पर क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। ठीक, तो फोटोग्राफ भी अपलोड किया जाता है इसी योजना के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा फोटो खींचेगा, उसमें अपलोड किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए, हमने यहां तक देख लिया था कल की क्लास में। आज की क्लास में फिर से सिक्योर के बारे में देखते हैं। अब ये सिक्योर एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से समझना। सिक्योर सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। सिक्योर का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म पहले याद रखना है, सिक्योर का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका मतलब हुआ सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है सिक्योर के माध्यम से, तो मनरेगा के कार्यों के लिए अनुमान बनाने के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग है। इसे केरल में नवंबर 2016 में लागू किया गया था। 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में मनरेगा के कार्यों में लागू किया गया। कब? 2017 में। काहे के लिए? अनुमान बनाने के लिए। 2017 में पूरे भारत में कब लागू किया गया, पूरे भारत में कब लागू किया गया? 2017 में लागू किया गया। ठीक, और सबसे पहले कहां लागू किया गया था? केरल में नवंबर 2016 में, शुरुआती दौर में। ठीक,
तो 2016 में जब केरल में ये अनुमान बनाने के लिए लागू किया गया, उसके बाद 2017 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब ये सिक्योर ऐप है क्या चीज, ध्यान से समझना। मान के चलो पिछले वर्ष किसी गांव में तालाब बना है। क्या बना है? तालाब बना है। ठीक, अब ये जो तालाब बना है इसके बारे में खर्च कितना आया होगा, कितनी लंबाई और चौड़ाई का तालाब होगा, उस तालाब में गहराई कितनी थी, और उस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को देखते हुए, गहराई वगैरह को देखते हुए खर्च कितना आया, ये अनुमान लगाना है। तो उसके लिए कौन सा ऐप है? सिक्योर ऐप है। ठीक, क्योंकि इसमें जो भी चीज रहेगा उसको क्या किया जाएगा, इस ऐप में डाल दिया जाएगा। पिछला वाला कार्य के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है सिक्योर ऐप के माध्यम से। तो पता चल जाता है कि हां, अब इस बार इतने लंबाई चौड़ाई और गहराई का तालाब अगर बनवाएंगे तो उसमें इतना खर्चा आएगा, इतने श्रमिक की आवश्यकता होगी और इतने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा। तो क्लियर हुआ सिक्योर ऐप। ठीक, सिक्योर ऐप का फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सिक्योर ऐप को सबसे पहले कहां लागू किया गया था। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, भारत में, पूरे भारत में कब लागू किया गया मनरेगा के कार्यों के लिए सिक्योर ऐप को, यह याद रखना है। और चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, मनरेगा में किसी कार्यों के लिए, मनरेगा में किसी भी कार्य के लिए अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस ऐप का प्रयोग किया जाता है? तो सिक्योर ऐप का प्रयोग किया जाता है, याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ अपना सिक्योर ऐप के बारे में। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेयरफुट तकनीशियन। ठीक, अब देखो बेयरफुट तकनीशियन को समझना, इसको कहते हैं BFT। बेयरफुट तकनीशियन को किस नाम से जाना जाता है? BFT के नाम से जाना जाता है। बेयरफुट तकनीशियन को BFT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समझना ये बेयरफुट तकनीशियन क्या चीज है, ध्यान से समझना। बेयरफुट तकनीशियन आप भी बन सकते हो। ठीक, बेयरफुट तकनीशियन का काम होता है कार्यों की पूरी निगरानी करना, लेखा जोखा करना, क्रियान्वयन करना, है ना, नाप जोख करना। ये सारे बेयरफुट तकनीशियन के कार्य होते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? योग्यता 10वीं पास। अब होता क्या है, मान के चलो कोई रोजगार में जॉब कार्ड धारक, कौन सा? जॉब कार्ड धारक, अगर बीते 2 वर्ष और अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के कार्यों में लगा हुआ है, मनरेगा के कार्यों में लगा हुआ है, मतलब कि 3 वित्तीय वर्ष वो काम कर रहा है, पिछले के 2 वित्तीय वर्ष और अभी के वर्तमान वित्तीय वर्ष, इसमें कार्य कर रहा है, तो उसको कुशलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी? ये बताइए। होगी ना, वो कुशल हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा कैसा कार्य है? अकुशल श्रमिकों को प्रदान किया जाता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कौशल नहीं होता। तो यहां पर जब आप पिछले 2 वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में आप कार्य करते रहोगे तो आपके पास कौशल आ जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति के पास कौशल आ जाती है, वो कुशलता प्राप्त कर लेता है, उनको सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण हो जाने के बाद उनको अलग कार्य सौंप दिया जाता है, जैसे कि नाप जोख करने का कार्य,
तो अभियंता जो होता है, अभियंता है ना, सिविल इंजीनियर के अंतर्गत जो अभियंता होता है उसके अंडर में काम करेगा फिर ये, ठीक, अभियंता। तो देखते हैं बेयरफुट टेक्नीशियन, बेयरफुट टेक्नीशियन, अब ये क्या चीज है बेयरफुट टेक्नीशियन, इसको देखते हैं, ध्यान से समझना। अधिनियम में दिनांक 3 जनवरी 2014 को किए गए संशोधन के अनुसार कार्यों के मूल्यांकन में क्या करेगा ये, मूल्यांकन में सहयोग हेतु बेयरफुट टेक्नीशियन का प्रावधान किया गया है। ठीक, काहे का प्रावधान किया गया है, बेयरफुट टेक्नीशियन का प्रावधान किया गया है। तो अधिनियम में दिनांक 3 जनवरी 2014 को याद रखना है, 3 जनवरी 2014 को क्या किया गया, संशोधन किया गया, और उस संशोधन के माध्यम से मनरेगा में किसका प्रावधान किया गया, बेयरफुट टेक्नीशियन का प्रावधान किया गया। अब होता क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को बेयरफुट टेक्नीशियन बनना है, क्या बनना है, बेयरफुट टेक्नीशियन बनना है, तो उसका प्रोसेस मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं बेयरफुट टेक्नीशियन का क्या क्या कार्य होता है, ध्यान से समझना। बेयरफुट टेक्नीशियन के कार्य, तो देखो प्रस्तावित कार्यों का क्या करता है, ये चिन्हांकन करता है। कौन से कार्यों का, प्रस्तावित कार्यों का क्या करेगा, चिन्हांकन करेगा, मतलब कि प्रस्तावित कार्य जो भी रहेंगे है ना उसको चिन्हांकित करेगा। ठीक, कि अभी ये कार्य चलने वाला है, वो प्रस्तावित कार्य रहेगा, इस कार्य को पहले करना है, इस कार्य को बाद में करना है, इस प्रकार से क्या किया जाएगा, चिन्हांकित किया जाएगा। दूसरा तकनीकी सर्वे करना, तकनीकी सर्वे करना, सर्वे भी होता है आपके घरों घर में जा जाकर सर्वे होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो घरों घर में जा जाकर भी सर्वे होता है, और ये तकनीकी सर्वे है। ठीक, कई प्रकार के मामलों में हो जाता है। तीसरा प्राक्कलन तैयार करने एवं लेबर बजट में सहायता प्रदान करना, प्राक्कलन तैयार करेगा और लेबर बजट में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। जो भी लेबर का बजट रहेगा ना उस बजट को बनाने में सहायता प्रदान करेगा, मतलब कि किनको किनको कितना कितना देना है, लेना है, ठीक, ये लेबर बजट हुआ है ना, उसमें सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार कार्यों की लेआउट देने हेतु भी, कार्यों की लेआउट देने हेतु भी अधिकृत किया जा सकता है। लेआउट क्या होता है, कंप्यूटर में होता है ना एक लेआउट, ठीक, वही लेआउट देने के लिए, मतलब कि एक नक्शा खसरा बोल लो, है ना, मतलब कि बनेगा तो इस प्रकार से दिखेगा, उसमें भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये इंजीनियर के साथ में काम करेगा, सिविल इंजीनियर के साथ में, समझ आ गया। तो इतना चौड़ाई का बनाना होगा हमको, इतने गहराई का बनाना होगा वो तालाब को, एक लेआउट है वो, ठीक, तो उस लेआउट को देने में भी ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद कार्यों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उस क्रियान्वयन की क्या करेगा, ये देखरेख करेगा। फिर आगे माप लेने, अब देखो माप लेने व उसे माप पुस्तिका में दर्ज करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। माप भी लेगा और उस माप को माप पुस्तिका में क्या करेगा, दर्ज करेगा। जैसे कि अब मान कर चलो है ना, पचरी की खुदाई करनी है, ठीक, तो 7x6 का या 5x4 का ऐसे माप पुस्तिका में दर्ज करेगा, कितना लंबाई का गड्ढा खोदा गया है, कितनी चौड़ाई का, कितना गहराई किया गया है, ये सारे चीज देखरेख करेगा। तो ऐसा बहुत सारे कार्य ये करता है, जैसे कि प्रस्तावित कार्यों का चिन्हांकन, तकनीकी सर्वे करना, प्राक्कलन तैयार करने एवं लेबर बजट में सहायता, आवश्यकता अनुसार कार्यों की लेआउट देने हेतु भी अधिकृत किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से, कार्यों की क्रियान्वयन की देखरेख करता है, माप लेने व उसे माप पुस्तिका में दर्ज करने में सहायता प्राप्त करता है। अब देखो बेयरफुट टेक्नीशियन उक्त कार्य उप अभियंता अथवा तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन में करेगा। इसका मतलब क्या, जो सिविल इंजीनियर होता है
उस सिविल इंजीनियर के मार्गदर्शन में ये क्या अपने जो भी काम रहेंगे उनको करेंगे। यहां तक समझ में आई बात? प्राक्कलन तैयार करना, देखो प्राक्कलन मतलब कि एक सूची तैयार करना, ठीक है। जैसे कि संविधान में भी था, एक प्राक्कलन समिति था, है ना, वो भी अपना कुछ लिस्ट बनाता था। ज्यादा काम नहीं, लिस्ट बनाने का ही, कॉपी पेन चलाने का ही इसका काम रहेगा, नाप जोक करने का ही इसका काम रहेगा, एकदम शॉर्टकट में अगर समझना है तो, ठीक। गोदी कोड़ने के लिए तो जाएगा नहीं, है ना, कुदारी फावड़ा लेके, है ना। और सीधी सीधी बात बताऊं, मेडगिरी करेगा, ठीक। फिर आगे, बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए कौन कौन सी पात्रता होगी? अच्छा, बेयरफुट टेक्नीशियन उक्त कार्य अभियंता अथवा तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन में करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। आगे, सफलतापूर्वक 90 दिवसीय इनको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाएगा पहले 90 दिन का, और 90 दिन का प्रशिक्षण देने के पश्चात इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा फिर कहां काम करना है इसको बताया जाएगा। और सबसे पहला काम कहां करना होता है? घर के पास में। और उसके बाद 2-3 जगह इसको सौंपा जाएगा, एक घर के पास में और दूसरा तीसरा जो जगह सौंपा जाएगा वो घर से कुछ दूरी पर ही सौंपा जाएगा, ठीक। तो जैसे कि पहले 90 दिन का क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण लेगा, उसके बाद प्रमाण पत्र इनको प्राप्त किया जाएगा। तो बेयरफुट टेक्नीशियन को संबंधित जिलों की भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर सेवाओं की जरूरत वाले क्षेत्रों में कार्य सौंपा जाएगा। जहां जहां उनकी जरूरत रहेगी वहां वहां उनको कार्य सौंपा जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट, बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए? तो इनके लिए जो पात्रता होगी वो होगी 10वीं पास। क्या? 10वीं पास, ठीक। बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए पात्रता, वह सक्रिय रूप से वर्तमान वित्तीय वर्ष और विगत 2 वित्तीय वर्षों में कार्य किया हो। वही शुरुआत में बताया वही वाला, ठीक। तो पिछला 2 साल और अभी वर्तमान में अगर ये कार्य कर रहा है तो ये बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट, वह कामगार परिवार में से होना चाहिए। कामगार परिवार में से होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? जॉब कार्ड बना हो उसके घर में, वो खुद काम कर रहा हो श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में, उन्हीं को ये बेयरफुट टेक्नीशियन का पोस्ट मिल जाएगा फिर, ठीक। फिर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, और तीसरा उसी की योग्यता, वह कम से कम 10वीं पास हो और उसका नाम किस में होना चाहिए? जॉब कार्ड में होना चाहिए। तो याद रहेगा, बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए 90 दिन का प्रशिक्षण होना चाहिए, घर में जॉब कार्ड बना होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। और क्या चीज? उसका नाम जॉब कार्ड में भी होना चाहिए, जॉब कार्ड में उसका नाम स्वयं होना चाहिए, ठीक। तो इतनी सारी योग्यता रहेगी। स्थानीय क्षेत्र में बीएफटी यानी कि बेयरफुट टेक्नीशियन को वरीयता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, ध्यान से समझना यहां पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या बोला मैंने? एसटी, एससी और महिला अभ्यर्थी जो रहेंगे उसको बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक। सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं को दी जाएगी। अगर इनमें से कोई नहीं बन रहा तो भले ओबीसी को दे दिया जाएगा, ओबीसी जनरल वाले को, अगर नहीं मिल रहा है तो। क्योंकि देखो हर कोई ना नहीं कर पाते, गांव में झिझकते हैं। अब ज्यादातर जाएंगे कौन? महिलाएं। ज्यादातर कौन काम में? महिलाएं जाती है ना। अब आप खुद देख लो, आपके गांव में भी देख लो, अगर मान के चलो महिला सरपंच का ये निकलता है पद, महिला सरपंच के लिए लॉट निकलता है, कितने महिलाएं
सरपंच बनने के लिए सामने आती है, ये बताइए? नहीं आते। जो योग्य है वो झिझकते हैं, इक्का दुक्का निकलते हैं, एकदम ज्यादा नहीं निकल, ठीक। और वो भी जो निकलते हैं वो भी तुतारी वाले समझते हो ऐसा धक्का दे के उसको निकालेगा, चलना खड़े हो जा, है ना। अरे हम लोग सब करेंगे ऐसा बोलेंगे फिर, मतलब दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना होता है उस टाइम, यही स्थिति होती है। फिर वो गर्व से सरपंच के लिए भी खड़े हो जाती है, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट हमने देख लिया बेयर फुट तकनीशियन। तो अभी क्या क्या देखे हमने, क्या क्या देखे? जियो मनरेगा के बाद कौन सा? सिक्योर ऐप के बारे में देखे। सिक्योर ऐप के बाद बेयर फुट टेक्नीशियन के बारे में देखे। अब देखेंगे क्या चीज? मिशन अमृत सरोवर। अब ये मिशन अमृत सरोवर क्या चीज है? मिशन अमृत सरोवर क्या चीज है? तो मिशन अमृत सरोवर का मतलब हुआ आपके गांव में कोई भी तालाब होगा, अगर तालाब नहीं है तो तालाब बनाया जाएगा, ठीक। और तालाब है वो एकदम पट चुका है ना, वही पॉलीथीन वगैरह, डिस्पोजर वगैरह, कचरा वगैरह में सब पटा हुआ है, तो उसका क्या किया जाएगा? पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक। और अगर नहीं है तालाब तो निर्माण किया जाएगा। इसी को कहते हैं मिशन अमृत सरोवर। तो इसके लिए एक टारगेट रखा गया है। अब वो टारगेट कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ध्यान से समझना, मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर कब लॉन्च किया गया? 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब का, कितने? 75 अमृत सरोवर तालाब का क्या करना? विकास अथवा पुनरुद्धार करना है। एक तो विकास किया जाएगा या फिर पुनरुद्धार किया जाएगा, फिर से उद्धार किया जाएगा अगर वो तालाब नहीं रह गया है तो, ठीक। कितने जिले में? प्रत्येक जिले में। सोच रहे थे कितने जिले पूछ दिया, सोचना पड़ गया, ठीक है ना। इसी कारण बोलता हूं एक्टिव रहा करो, एक्टिव रहोगे ना फट से बताओगे, हाँ ऐसे करेंगे। और अगर शरीर से और यहां से एक्टिव नहीं हो तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मिशन अमृत सरोवर कब शुरू किया गया? 24 अप्रैल 2022 को क्या किया गया? लॉन्च किया गया, ठीक। मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कितने? 75 अमृत सरोवर तालाब का निर्माण करना है, पुनरुद्धार करना है, ठीक। कितने जिले में? प्रत्येक जिले में, ठीक। प्रत्येक अमृत सरोवर में कम से कम 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र, 1 एकड़ का क्या तालाब क्षेत्र होगा। इसकी जल धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर होगी। याद रहेगा, मिशन अमृत के अंतर्गत जो तालाब बनाया जाएगा वो तालाब कम से कम में 1 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है जगह को देख के, ठीक। कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और उसकी जो जल धारण क्षमता होगी वो 10,000 घन मीटर होना चाहिए, ठीक। तो 10,000 घन मीटर के लायक हमारे इंजीनियर लोग नाप जोक करके बताएंगे, यहां से वहां तक बनाएंगे तो 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता इसकी हो जाएगी करके। समझ में आ गई बात, ठीक। तो मिशन अमृत सरोवर समझ आ गया। डेट याद रखना है 24 अप्रैल 2022, प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा, है ना। क्योंकि घुमा फिरा के मैं ही पूछ दूंगा, व्यापम आयोग की क्या ठिकाना, उसकी बात नहीं करता, मैं अपनी ही बात करता हूं। मैं ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दूंगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में मिशन अमृत सरोवर लागू नहीं है ना, कुछ भी कर दूंगा, ठीक।
तो प्रत्येक जिले में लागू है। कितने? 75 तालाब, 75, हर जिले में 75, हर जिले में 75। ठीक, पढ़ने के लिए है, रियलिटी भले कुछ भी रहे, अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको भी पता है ये 75 का सक्सेसफुल तो होगा नहीं, है ना, होता नहीं है। ठीक, क्योंकि कब तक बोला गया था? कोरोना के बाद प्रत्येक गरीबों के पास क्या होगा? आवास। कितने के पास हुआ? अभी भी आ ही रहा है, आ ही रहा है, और नहीं हो पाता सक्सेस। तो ये वाली सरकार ने धोखा दिया हमको, इसी के चक्कर में नहीं बन पाया। ऐसे फिर एक दूसरे के ऊपर क्या बहाना मारा जाएगा, है ना, सक्सेस वगैरह नहीं होता, है ना, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम। जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट पूरा नहीं होता कभी भी सरकारी काम में। ठीक, उसके पीछे देखो, अब जैसे कि आवास के लिए, तो आवास के लिए है ना, ऊपर से आता है, आते आते आधा पैसा ऐसी हो जाता है। ठीक है, हम्म, नहीं उसको आप खा नहीं सकते उसको, है ना, पैसा वापस हो जाता है। हाँ, हाँ, भले पैसा को खर्च कर दिया वो अलग बात है, उसके बाद दोबारा पैसा नहीं आएगा उसके पास। हाँ, हाँ, नहीं, तो ऐसा है, देखो, अगर उसमें पैसा आया है ना, तो उसके लिए सरकारी मिस्त्री लोग भिड़ते हैं ना, काम करते हैं, है ना। भले आपके एरिया में ऐसा होता होगा नहीं पता, लेकिन हमारे एरिया में जितना भी आता है ना, वो सब बनता है। हम्म, हाँ, अब भले हो सकता है सभी की गलती होती है, खाली गांव वाले की नहीं होती, है ना, सभी की होती है। ठीक है, हाँ, वो बहुत लोग बनाते भी हैं, है ना, अब जो खत्म करेंगे वो करेंगे। ठीक है, हाँ, मिलता है ना अवार्ड, इसके तरफ, इसके अंतर्गत पुरस्कार वगैरह भी मिलता है। ठीक है, मनरेगा में भी मिलता है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा? 28/1/2023 की स्थिति में कितना कार्य किया गया, ध्यान से समझना। 28/1/2023 की स्थिति में, मतलब कि सॉरी 28/11/2023, पिछले वित्तीय वर्ष का, ये जो बता रहा हूं ये पिछले वित्तीय वर्ष का है। अभी वर्तमान वाला डाटा नहीं आया है, बाद में आएगा। ठीक है, 2023-24 का डाटा नहीं आएगा, ये 2022-23 का डाटा है, और ये दिसंबर 2023 तक है ये। ठीक है, दिसंबर 2023 तक का डाटा आपके पास, जो भी पढ़ोगे वो वार्षिक प्रतिवेदन का, वो इसी में पढ़ोगे। ठीक है, जो प्रशासकीय प्रतिवेदन होता है ना, वही डाटा आप लोग यहीं पर पढ़ोगे, और वहीं से ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। अगर नया डाटा नहीं छपा है उसमें, तो आपके एग्जाम में भी नया डाटा नहीं दिया जाएगा, पुराना वाला ही दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे की बात करते हैं। शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या, शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या, मतलब कि कार्यों की कुल संख्या, कितना काम करवाना है। ठीक, ये एक टारगेट रखा गया था शुरुआत में। ठीक है, कितना काम होगा मनरेगा के अंतर्गत, कब? 2022-23। तो शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या, ये कहां का है? पूरे ऑल इंडिया का ना, छत्तीसगढ़। ठीक, ऑल इंडिया मत पढ़ देना, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन है। ठीक है, 83,531, याद रहेगा। अब बोलोगे 83,000 याद रख ले, क्या काम बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, डायरेक्ट कह देता हूं, एकदम परफेक्ट याद रखना। व्यापम अपने पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, 83,531, याद करने में दिक्कत हो रही है, 83,500 बोल दो, कोनो दिक्कत ना। ठीक, 83,500 या 83,531 कुल स्वीकृत कार्य बोल सकते हो, मतलब कि कुल कार्य जिस पर काम शुरू करना था। ठीक है, जिसको टारगेट किया गया था, जिस काम को टारगेट किया गया था, वो कितने हैं? 83,531।
ठीक, पूर्ण किए गए कार्यों की कुल संख्या कितनी है? 68,119। तो 83,000 में से कुल कितने कार्य कंप्लीट हो गया 2022-23 का? 68,119। तो 83,531 और 68,119, 68,119 कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक, अगला अगला अब देखो, उसके पश्चात वित्तीय वर्ष, अभी क्या देख रहे हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट उन्नति। ठीक है, प्रोजेक्ट उन्नति। तो प्रोजेक्ट उन्नति में क्या करता है? ये जो प्रोजेक्ट उन्नति है ना, ये श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर कैसे? आपने अच्छा काम किया, 100 दिन तक मस्त काम कर लिए, जिस व्यक्ति का 100 दिन का कार्य कंप्लीट हो गया उसको एक ये भी बोल सकते हो अवार्ड के रूप में दूसरा काम दिया जाएगा। समझ में आई बात? एक पुरस्कार के तौर पर मान लो, ठीक है, जिसका कंप्लीट हो गया 100 दिन का कार्य। हर कोई तो नहीं कर पाता है ना। अभी पढ़ोगे आंकड़ा कितने ने किया औसतन। तो प्रोजेक्ट उन्नति के द्वारा, प्रोजेक्ट उन्नति के द्वारा देश के नागरिकों की मनरेगा पर निर्भरता को कम करने के लिए, कम करना इसका क्या है? उद्देश्य है। मनरेगा पर निर्भरता को कम करना क्या है? इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? प्रोजेक्ट उन्नति का उद्देश्य। नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना इसका क्या है? उद्देश्य है। प्रोजेक्ट उन्नति का उद्देश्य क्या है? मनरेगा पर आत्मनिर्भरता को कम करना या मनरेगा पर निर्भरता को कम करना, स्वरोजगार के लिए उनको प्रोत्साहित करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? प्रोजेक्ट उन्नति का। ठीक, वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक अगर देखा जाए, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस या उससे अधिक कार्य कर चुके परिवारों के हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आरसेटी, DDU-GKY, ठीक, KVK के द्वारा उनकी रुचि का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है? रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है कि चलो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ये काम कर सकते हैं आप क्या करना चाहेंगे? तो कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। ठीक, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, अभी पढ़ोगे वो सारे चीज, है ना। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ये सारे चीज पढ़ रहे हो, आजीविका मिशन के अंतर्गत वो सारे चीज पढ़ोगे। स्व सहायता समूह बनाई जाती है, वो स्व सहायता समूह अपना अपना कार्य स्थापित करते हैं। तो काम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दोना पत्तल बनाना है ना, छोटे छोटे कप बनाने हैं, कपड़ा सिलाई का कार्य, दोना पत्तल का कार्य, ऐसे बहुत सारे मशीन लाते हैं और उसमें बनाते हैं, बुनाई का कार्य। तो आप अगर 100 दिन या उससे ज्यादा का रोजगार प्राप्त कर लिए हो तो क्या आप इस काम को करोगे? ठीक, फिर आप हमेशा के लिए रोजगार पा सकते हो, हमेशा के लिए, आप जब तक चाहो तब तक। ठीक, आप रोजगार गारंटी फिर आप छोड़ सकते हो आसानी से, इस गारंटी से भी ज्यादा पैसा उसमें कमा सकते हो, है कि नहीं। तो एक या क्या है, स्वरोजगार देता है, खुद का अपना रोजगार देता है। इसके पश्चात जिसने भी काम कर लिया है वित्तीय वर्ष में, है ना, 100 दिन या उससे ज्यादा का काम, तो ठीक। फिर आगे ये सारे चीज बाद में पढ़ोगे, है ना, ये आरसेटी वगैरह मैं पढ़ाऊंगा बाद में।
DDU, GKY, KVK, ये सारे चीज बाद में पढ़ोगे, ठीक है, अभी भले समझ नहीं आएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये सब चीज, इसके माध्यम से क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें क्या किया जाएगा, रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसके बाद अब देखिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट, कितने लोगों को अभी तक रोजगार मिला है इसके माध्यम से। तो देखते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2000 हितग्राहियों को, 2000 हितग्राहियों का क्या किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है। मतलब कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस भी व्यक्ति का 100 दिन कंप्लीट हुआ उसको आरसेटी के माध्यम से, डीडीयू के माध्यम से, केवीके के माध्यम से क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कितने लोगों को 2023-24 के अंतर्गत, 2023-24 के लिए कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, तो 2000 हितग्राहियों को क्या दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है। क्लियर यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, जिसके तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा 4790 प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है, ठीक। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2000 हितग्राहियों का प्रशिक्षण लक्ष्य भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। लक्ष्य दिया गया है कितने का, 2000 लोगों को प्रशिक्षण देंगे करके लक्ष्य प्रदान किया गया है। एक लक्ष्य रहता है ना, गोल, तुम्हारा भी कुछ गोल होगा, लक्ष्य होगा, है ना, कि मुझे भविष्य में ये बनना है करके, ठीक। तो कितने का लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, 2000 का। और उसी लक्ष्य के माध्यम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा कितने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 4790 लोगों को, मतलब कि टोटल मान लो 4800 लगभग, ठीक, 4800 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उससे भी ज्यादा जो लक्ष्य था उससे डबल, ठीक। फिर आगे जलदूत ऐप। जलदूत ऐप क्या है, कुआं, ठीक है, कुआं देखे हो, डर लगा था कि नहीं, नहीं लगा था, है ना। पहले होता था कुआं वगैरह, बहुत खतरनाक, है ना, डर लगता था बहुत ज्यादा, इतना बड़ा बड़ा कुआं होता था, गिर गए तो क्या होगा, ऐसा वाला देख के इसे दूर से ही झांक लो बस, है ना। तो जलदूत ऐप, ये क्या होता है, जलदूत ऐप ये होता है एप्लीकेशन। क्या होता है, एप्लीकेशन, ठीक। बहुत सारे एप्लीकेशन है मनरेगा के अंतर्गत, उसमें एक ये भी है जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज संस्था के, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय दोनों के द्वारा 29/9/2022 को क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत मंत्रालय दोनों के द्वारा। कब, 29/9/2022, ठीक, 29/9/2022 को क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। किसका, जलदूत ऐप का शुभारंभ किया गया, ठीक, जलदूत ऐप का शुभारंभ किया गया। और इस ऐप के माध्यम से पूरे देश के प्रत्येक गांव में चयन किए गए 2 से 3 कुएं का आकलन करके जल स्तर का पता लगाकर ऐप में क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा पूरे देश में, ठीक। तो हर एक गांव में 2 से 3 कुआं जो रहेगा, उस कुएं में जल स्तर का पता लगाया जाएगा और इस एप्लीकेशन में क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा कि लगभग इतना घन मीटर पानी है ना, इतनी गहराई है, इसका क्या किया जाएगा, पता लगाया जाएगा, ठीक। कब शुरू किया गया था, 29/9/2022,
2022 को किसने शुरू किया? और पंचायत मंत्रालय के द्वारा। कितने कुएं का आकलन किया जाएगा? कम से कम 2 से 3 कुएं का। कितने गांव में? प्रत्येक गांव में। कितने जिले में? प्रत्येक जिले में। ठीक। कितने देश में? पूरे देश में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्री मानसून मतलब कि मानसून के पहले, ठीक, प्री मानसून के दौरान, मानसून की शुरुआती दौर में प्रदेश के 39,489 कुएं, 39,489 कुआं, लगभग 39,500। आंकड़े अच्छे से याद रखने हैं भाई, आंकड़े पूछे जाएंगे। ठीक, यकीन नहीं आता तो पेपर में देख लेना, है ना। प्रदेश के 39,489 कुओं एवं पोस्ट मानसून के दौरान, मानसून के बाद, ठीक, तो मानसून के पहले और मानसून के बाद, मानसून के पोस्ट मानसून के दौरान कुल 37,953 कुओं के जल स्तर का क्या किया गया था? आकलन किया गया था और डाटा को अपलोड किया गया था। आकलन करके डाटा को अपलोड किया गया था। देखो 39,400, 39,500 का कितना हो गया? 37,900, मतलब कि 38,000 हो गया ना, लगभग 1,500 कम हो गया। ठीक, तो 37,953 पोस्ट मानसून के बाद, और मानसून प्री मानसून में 39,400 लगभग, ठीक, 489। तो 39,489 और 37,953 कुओं का क्या किया गया? जल स्तर का आकलन करके अपलोड किया गया था। ठीक, तो यह चीज समझ आया। जलदूत ऐप, अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलदूत ऐप के माध्यम से? किसने किसने बनाया है? 2 लोगों ने मिलकर बनाया। कब जारी किया गया? 29 नवंबर 2022 को जारी किया गया, है ना। जलदूत ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है पता है? मुख्य उद्देश्य है देश में ना जितने भी गांव हैं उन गांव में जल स्तर कितना है, कितना नीचे चला गया, यही सब पता करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो वो कैसे पता चलेगा? कुओं के माध्यम से सस्ता पड़ेगा पता करने में। समझ आ गई बात? ठीक, तो यही है जलदूत ऐप। अब उसमें डाटा को अपलोड करते जाएंगे, तो अपलोड करेंगे हर जगह के डाटा को, तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले इतना जल स्तर था, अब इतना हो गया। इसी साल देख लो, रायपुर में पानी नहीं था, मतलब रायपुर जिला में ना पानी नीचे चला गया गर्मी में। और बड़ी बड़ी बहुत घटना हुई है रायपुर में अभी गर्मी में। ट्रांसफार्मर जहां पे रहता था ना पूरा आग लग गया, ब्लास्ट हो गया, है ना। अब सोचो 1-2 ट्रांसफार्मर की बात नहीं है, पूरा वो कंपनी में, है ना, कंपनी नहीं है, पूरे एरिया में उसके। ठीक, ऐसा ऐसा, है ना। तो जल स्तर तो घट ही रहा है। ठीक, अब इसके लिए पता है सरकार कितना भी जागरूक कर ले, सरकार कितना भी जागरूक हो जाए, उसके जागरूक होने से कुछ नहीं होने वाला। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक सरकार का काम ही होता है बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो, बनाओ बिगाड़ो, है ना। फिर बनाओ फिर बिगाड़ो, फिर बनाओ फिर बिगाड़ो। पेड़ को काटेगा सड़क बनाएगा, उसमें विकास कर रहे हैं बोलेगा, एक तरफ विकास का नाम दिया जाएगा, दूसरे तरफ उसको बर्बाद किया जाएगा। ये होता है सरकार, कोई भी सरकार का कार्य। ठीक, जैसे कि अभी आपका कोरबा का जंगल कट गया ना, अब उसमें से पैसा बन रहा है ना, जमीन से पैसा निकल रहा। ठीक, तो कहीं ना कहीं किसी भी विकास को प्राप्त करोगे आप तो उसके लिए विनाश हो जाता है। अब वहां का विनाश हुए बिना पैसा नहीं मिलता। ठीक, ऐसा भी है, लेकिन उसका भी क्या निकालना चाहिए? रास्ता निकालना चाहिए, है कि नहीं। इस गर्मी में देख लियो हो, उसका असर है, 100% है उसका असर इस बार की गर्मी में।
अगले साल की सोचो, अभी से सोचना शुरू करो, है ना, अगले साल क्या होगा। ठीक, ना एसी काम कर रहा ना पंखा काम कर रहा था, ऐसा स्थिति था। ठीक, तो खैर चलिए आगे की बात करते हैं। अब आते हैं अंतिम पड़ाव पर। ठीक, कौन सा पड़ाव? अंतिम पड़ाव। ध्यान से समझना, यहां से छपेगा प्रश्न आपके, 100% छपेगा। ठीक, और इसके लिए अच्छे से याद रखना, इसको एग्जैक्ट डाटा याद रखना। अब चाहता मैं तो फिर क्या लगभग वाले में इसको क्या कर देता मैं, लगभग लगभग इतने को पढ़ लेना करके, मतलब कि पॉइंट वाला ना लिखकर लगभग में याद करवा देता। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं मनरेगा वर्तमान परिदृश्य क्या कहता है। अभी वर्तमान का परिदृश्य मनरेगा का क्या बोलता है, देखो दिसंबर 2023 तक की बात करते हैं। कहां तक की बात करते हैं? दिसंबर 2023 तक की बात करते हैं। पूर्व वर्ष और पूर्व वर्षों के शेष कार्यों, पूर्व वर्षों के शेष कार्यों, जो बचे हुए काम थे पिछले वर्ष, काम बचा रहता है ना भाई, लक्ष्य जो रहेगा उतना काम होगा क्या? एकदम जरूरी तो नहीं है ना। तो पूर्व वर्ष के शेष कार्य, शेष कार्य और शेष कार्यों सहित कुल स्वीकृत अभी वाले कार्य दोनों को मिला दिया। ठीक, पूर्व वर्ष के बचे हुए कार्य और अभी वर्तमान के कार्य, स्वीकृत कार्य, मतलब इतने काम कराना है वो स्वीकृत कार्य, दोनों को मिलाकर टोटल कितना होता है? 5,05,721 कार्य। कितना काम होता है? 5,05,721 कार्य मनरेगा के अंतर्गत। ठीक, कुल टोटल मिलाकर। डेटा भूलोगे तो नहीं। स्वीकृत कार्य की संख्या कितनी थी दिसंबर, ऐसे पूछ देगा वित्त वर्ष 2022-23, यही चलेगा इस क्वेश्चन में। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत कुल स्वीकृत कार्य की संख्या कितनी थी? तो 5,05,721। ठीक, याद रहेगा। इतने कार्यों में से कितना कंप्लीट हुआ? 1,85,805। कितना कंप्लीट हुआ? 1,85,805। ठीक, इतना काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेंडिंग कितना है? पेंडिंग का मतलब है प्रगतिशील है ना, कार्य प्रगतिशील है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। तो 3,19,916, 3,19,916। ठीक, दिमाग में डालते चलो आंकड़े को। टोटल कार्य 5,05,721, 5,05,721 कुल टोटल कार्य। उस कुल टोटल कार्यों में कितने कंप्लीट हुए? 1,85,805, 1,85,805, 1,85,805 और कुल टोटल कार्य 5,05,721। उसके बाद सेकंड नंबर का डाटा 1,85,805। ठीक, 1,85,805। पेंडिंग कार्य कितना है? प्रगतिशील कार्य 3,19,916, 3,19,916, 3,19,900, याद रहेगा 3,19,916। ठीक, दिनांक 3 तारीख 19वां महीना, ऐसे याद रख लेना ना, ज्यादा दिक्कत होता है तो, है ना। 19वां महीना 2,916 वर्ष में। ठीक है, कैसे भी करो याद करो। ठीक, 3,19,916 कार्य क्या है? प्रगतिशील है। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं आगे। आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, इनमें से क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछ सकता वो भी देखते हैं। देखो ये है 2022-23 का। कब का है? 2022-23 के आंकड़े और 23-24 के आंकड़े हैं। 2022-23 के आंकड़े और 2023-24 के आंकड़े हैं। ध्यान से समझना, पूरे छत्तीसगढ़ में
पंजीकृत परिवार की टोटल संख्या की अगर हम बात करें 22-23 में और 23-24 में, पंजीकृत परिवार, 4 दिन भले लग जाए डेटा को याद करते करते, लेकिन जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट समेत याद करना, ठीक, तब आपका क्या होगा, जीर्णोद्धार होगा। ठीक है, तो 89.82 लाख और 23-24 में पंजीकृत परिवार कितने थे, 37.99 लाख। 89.82 लाख पंजीकृत परिवार था कब, 2022-23 में पंजीकृत परिवार की संख्या ज्यादा थी। अब घटकर कितना हो गया, 2023-24 में 37.99 लाख। तो आधे लोग कहां गए, पलायन कर गए होंगे, किसी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया होगा, कोई खेत खार में ध्यान दे रहे होंगे, है ना, क्योंकि अब धान का रेट बढ़ गया। बहुत सारे ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, है कि नहीं, कोई टाइम नहीं दे पाया होगा। ठीक, तो 89.82 लाख 22-23 में था, सॉरी हाँ 22-23 में था, और 23-24 में पंजीकृत परिवार 37.99 लाख। पॉइंट एक कम है, 38 लाख हो जाएगा। तो उसको याद रख सकते हो 38 लाख करके, 38। ठीक, 89.82 लाख। अब ये भी 89 का 90 होने जा रहा है, मतलब 90 लाख इसको मान सकते हो, इसको 38 लाख समथिंग में याद कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना एग्जैक्ट याद करने की, क्योंकि व्यापम ऐसा एग्जैक्ट वाला पूछ चुका है। ठीक, वो समथिंग में नहीं देता, लगभग में नहीं देता आजकल। फिर कितने लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई, पंजीकृत तो थे 22-23 में इतना, अब 22-23 में इतने लाख में 90 लाख मान के चलो, उतने में लगभग 26 लाख परिवार को रोजगार मिला था। अब देख लो आंकड़े को, ठीक है, 26 लाख को रोजगार मिला, 21.54 लाख, मतलब कि 21 का लगभग 22 लाख कर दो, 38 लाख में लगभग 22 लाख परिवार को रोजगार मिला। तो यह रोजगार प्राप्त कितने को हुआ, 2023-24 में 21.54 लाख को। ठीक, अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूं, बोलोगे सर आप दोनों वर्ष वित्त वर्ष के आंकड़े को बता रहे हो, है ना, तो देखो ज्यादातर संभावना किसका है 22-23 के क्वेश्चन आने की, क्योंकि अभी प्रशासकीय प्रतिवेदन आया नहीं है, तो 22-23 का पटक देगा। ठीक, ये जब रोजगार पंजीयन होता है, इंटरनेट में छप जाता है इतने परिवार क्या पंजीकृत हो गए हैं, तो वो वाले आंकड़े हैं, प्रशासकीय प्रतिवेदन में फिर छपेगा वही। तो आपके एग्जाम के पहले अगर छप गया प्रशासकीय प्रतिवेदन, तो इधर का आंकड़ा आएगा, नहीं छपा तो इधर का आंकड़ा आएगा। समझ आ गया, तो दोनों को याद करते चलना। महिलाओं को प्राप्त रोजगार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कितने परसेंट महिलाओं को दोनों वित्त वर्ष में रोजगार प्राप्त हुआ था, 53%, 53%, याद रहेगा, 53%, 53%। ठीक, प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस, अब ये कार्य दिवस क्या है, प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस क्या है। ठीक, तो औसतन कार्य दिवस का मतलब होता है, मान के चलो कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने कितने दिन कार्य किया, 15 दिन कार्य किया, बी ने कितने दिन कार्य किया, 25 दिन कार्य किया, और सी ने कितने दिन कार्य किया, 20 दिन कार्य किया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, टोटल 50, टोटल कितने दिन का कार्य निकल जाएगा, 50 सॉरी 60 वो हो जाएगा। प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस, प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस, अच्छा वो नहीं है, दूसरा है वो, है ना, मैं बता रहा हूं, ये वाला औसतन कार्य दिवस की बात कर रहा है। इधर देखो, एक औसत होता है ना, क्रिकेट मैच देखते हो ना, औसत रन इतना बनाया, औसत मतलब कि बीच की संख्या, जैसे कि होता है मान के चलो,
ठीक है, 2 3 4 5 6 7। अब इसका औसत पूछेगा, है ना, और 7 8 को ले लेते हैं, ठीक है, इसका औसत पूछेगा तो औसत संख्या क्या हो जाएगी 5। जो बीच की संख्या होती है ना, एक औसत होता है, वो होती है, ठीक। तो कार्य दिवस का औसत कितना था, एक औसत, हर परिवार को औसतन कितना दिन का काम मिला, तो औसतन कार्य दिवस 22-23 में कितने दिन का कार्य मिला था 51 दिन का, और 23-24 में कितने दिन का कार्य मिला 38 दिन का, एक औसतन। अब देख लो कितना घट गया। अब सोचो, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? सरकार अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएगी भाई, खुद सोचो, सरकार अपनी बेइज्जती नहीं कराने वाली, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को देकर। और वैसे भी सरकार ये सब चीजों को छुपाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल आ ही जाता है आंकड़े, ठीक। इसमें ठीक था, औसतन कार्य दिवस हर व्यक्ति को लगभग एक औसत में 51 दिन का कार्य मिला था। 23-24 में वो घटकर 38 दिन हो गया, लगभग एक आदमी, प्रत्येक परिवार को 38 दिन का कार्य मिला है, ऐसा मान के चलो, ठीक, एक औसत में। उसके बाद 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार की संख्या कितनी, तो 22-23 में 3.51 लाख परिवार को क्या मिला 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कितने लोगों ने 100 दिन का पूरा रोजगार प्राप्त किया, ठीक। तो 22-23 में कितना था 3.51 लाख परिवार, और 23-24 में कितना है 88,466 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया छत्तीसगढ़ में। पंजीकृत परिवार कितने थे 37.99 लाख परिवार, मतलब एक आदमी निकाल दो तो टोटल कितना आदमी 37.99 लाख परिवार, मतलब कि लगभग 38 लाख। तो एक व्यक्ति तो जाएगा ना कम से कम, है ना, तो 38 लाख व्यक्ति में कितने ने 100 दिन का कंप्लीट कार्य किया ठीक ना, देख लो आंकड़े कितने कम है। तो बाकी बेरोजगारी भत्ता के पात्र होगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी कब मिलेगा, शुरुआत में नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता मिलता, काम तो मिल गया, कुछ ना कुछ काम तो किया तो नहीं मिलेगा, ठीक। फिर आगे की बात करते हैं, सृजित मानव दिवस। सृजित मानव दिवस की बात करते हैं। देखिए, अब ये सृजित मानव दिवस क्या है, तो वही है उस टाइम बता रहा था, अगर मान के चलो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए ने कितना दिन काम किया, ए ने काम किया 10 दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया 20 दिन काम किया, और सी ने कितने दिन काम किया 30 दिन काम किया। तो सृजित मानव दिवस कैसे निकालोगे, टोटल सृजित मानव दिवस सबको जोड़ दो तो सृजित मानव दिवस निकल जाता है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में सृजित मानव दिवस 2022-23 में कितना करोड़ था, मतलब कि 13.25 करोड़, ये क्या है सृजित मानव दिवस, दिन है, दिन सारे लोगों का मिलाकर कितना दिन काम हुआ टोटल मिलाकर। जैसे कि एक आदमी एक दिन काम किया तो उसका एक दिन गिनाएगा, और उसी एक दिन में 10 आदमी ने काम किया तो एक दिन में 10 दिन गिनाएगा, नहीं समझे, ये आज है आज। अब आप लोग मान के चलो नहीं आओगे, मैं अकेले यहां पे रहूंगा, अकेले पढ़ाऊंगा, तो सृजित मानव दिवस कितना कहलाएगा 1, क्योंकि मैंने यहां आकर अकेले काम किया। अब मान के चलो आप लोग 20 लोग आ गए, ठीक है, यहां पर तो आप 20 लोग, आप अपना एक दिन गिनोगे तो आप लोगों का 20, मैं अपना जोड़ूंगा तो 21 दिन, 21 एक ही दिन में बन गया ना 21 सृजित मानव दिवस। तो सब लोगों का जोड़ दिया जाता है, जिस व्यक्ति ने जितने जितने दिन काम किया है वही कहलाता है सृजित मानव दिवस, ठीक। तो कितना सृजित मानव दिवस निकला
13.25 करोड़ 22-23 की बात है ये, ठीक है। कब की बात है? 22-23 की बात है, 22-23 की। और इधर की अगर बात करें तो 23-24 की बात है, 23-24 की बात है, 8.19 करोड़। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में हर चीज डाउन जा रहा। देख रहे हो ना, कितने को रोजगार मिला है ना, कितना सृजित मानव दिवस मिला, कितने महिलाएं को रोजगार मिला। तो वो महिलाओं का तो खैर बराबर है, ठीक है, महिलाओं का बराबर है। अब देखो 8.19 करोड़ सृजित मानव दिवस निकला है 2023-24 में। अब एक चीज ध्यान देना, गौर करना, पेपर में छपेगा है ना, 100% छपेगा, चार्ट के फॉर्म में बना दिया हूं, इसको भी ध्यान से समझना आप लोगों के सुविधा अनुसार। मजदूरी की अगर बात करें, काहे की बात करें भाई, मजदूरी की बात करें तो मजदूरी, किसी मजदूर ने काम किया, जब मजदूर काम करेगा तो उसका पेमेंट कहां से दिया जाता है, कौन देता है? केंद्र सरकार का देगा। नहीं, गिनती में अगर पूछे है ना, रोजगार गारंटी कितने दिन, न्यूनतम कितने दिनों के लिए प्रदान किया जाता है? 100 दिन मारना है, 150 मत मारना। जब तक आपको टोचन मार के ना पूछा जाए कि राज्य सरकार के द्वारा कितना एक्स्ट्रा दिया जाता है, टोचन मारेगा वो, राज्य सरकार का नाम लिखा रहेगा। अगर उसमें राज्य सरकार नहीं लिखा है तो 100 दिन के छोड़ दूसरे चीज को 150 को हाथ मत लगाना, ऑप्शन में वो भी मिलेगा और ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक, बता दे रहा हूं। तो देखो, केंद्र सरकार देती है मजदूरी को, केंद्र सरकार देती है क्या चीज? मजदूरी को। पूरा का पूरा 100% मजदूरी कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। पूरा का पूरा 100% मजदूरी कौन देती है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार 1 रुपया नहीं देती आपको मनरेगा में, मजदूरी में, मनरेगा मजदूरी के लिए पेमेंट 1 रुपया नहीं देगी आपको राज्य सरकार। समझ में आई बात? ठीक, केंद्र के द्वारा काम भेजा जाता है, केंद्र के द्वारा जो काम भेजा जाता है तो पैसा भी केंद्र देगा, और केंद्र ने काम भेजा है और राज्य उसको कराने में असफल है तो राज्य को सजा दिया जाता है। कौन सा सजा? चल दे अपने जेब से मजदूरी भत्ता, यह सजा मिलता है। और जिस राज्य ने मनरेगा में टॉप में काम किया है उसको दिया जाता है पुरस्कार। समझ में आई बात? तो नंबर 1 काम करने वाले राज्य को पुरस्कार दिया जाता है, और जो ढंग से काम नहीं करा पाता, असफल हो जाता है, उस राज्य को सजा दिया जाता है। कौन सा सजा दिया जाता है? तुम काम तो करा नहीं पाए, बेरोजगारी भत्ता भरे होंगे कोई, उसका पेमेंट तुम खुद करो। तो बेरोजगारी भत्ता का कौन देता है? राज्य 100% पूरा कवर करेगा। समझ में आई बात? क्यों दिया जाता है? अब सजा के तौर पर, है ना, वही चीज है। अब देखो सामग्री, सामग्री में मैंने बताया था, ध्यान से समझना, यहां पर सामग्री में फंस जाओगे। देखो इधर देखो, मजदूरी, मैंने बताया था कल, मजदूरी और सामग्री के बीच कितने का अनुपात होता है? जो खर्च होगा 60:40 का खर्च अनुपात होगा। कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर। जिला स्तर का मतलब क्या समझे बताओ मेरे को? मतलब प्रत्येक जिला के, जिला में, प्रत्येक जिला में, जिला स्तर पर मतलब कि हर एक जिले में जो मजदूरी और सामग्री का खर्चा रहेगा ना, उसका अनुपात कितने का रहेगा? 60:40 का। ठीक, मतलब केंद्र ने तो पैसा भेजा है, केंद्र ने तो पैसा भेजा है, मजदूरी के लिए 60 रुपया भेजा था और सामग्री खरीदने के लिए 40 रुपया भेजा था। तो केंद्र ने पैसा भेजा ना, 40 रुपया भेजा ना, ठीक है। अब वही 40 रुपया कितना परसेंट है? अगर परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में है ये केंद्र के तरफ से दिया गया 75% पैसा है।
केंद्र ने सामग्री खरीदने के लिए भेजा, और वही सामग्री में सरकार, केंद्र सरकार कितना परसेंट देती है? 75%। तो राज्य सरकार कितना परसेंट देती है? 25% पैसा डालेगी। कितना परसेंट डालेगी? 25% पैसा राज्य सरकार लगाती है सामग्री व्यय के लिए। कंफ्यूजन मत होना, है ना, वो अनुपात है, ये परसेंटेज है, दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक, समझ आ रहा है ना? अगर किसी को कंफ्यूजन है अभी भी तो पूछ लो। ठीक, 75% सामग्री व्यय के लिए पैसा केंद्र देगी, केंद्र सरकार देगी, और 25% राज्य सरकार देगी। वही चीज आगे भी लिखा हूं, लेकिन उस चीज को यहां पर बता दे रहा हूं क्योंकि ये सामग्री है ना, ये सामग्री 40% खर्चा किया जाएगा, 40 के अनुपात में खर्च किया जाएगा। अब यही 40 जो है 75% है जो केंद्र के द्वारा भेजा गया है, इसको केंद्र ने भेजा है, तो ये भी केंद्र का हिस्सा हुआ। ठीक, अब बचा खुचा राज्य का हिस्सा हो जाएगा 25%। ठीक, तो ये क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। हाँ, नहीं 22-23 नहीं, यहां से ना जो 22-23 है वो खत्म होता है यहां से। मैंने इसको अलग से इसी में डाल दिया है, बस आपकी जानकारी के लिए। इधर 22-23 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सामग्री के लिए पैसा आता है जो वो केंद्र सरकार से 75% आता है, और 25% पैसा कौन देता है? राज्य देता है। ठीक भाई, वो पैसा देगा अलग बात है, और भी तो खर्चा लग सकता है ना, सामान खर्चा में, तो बाकी को राज्य डाल देता है 25% बचे खुचे को। अब चाहे 25% लगे या कम खर्चा हो या ज्यादा खर्चा हो, वो जानेगा राज्य सरकार। और ज्यादा लग गया तो बिल बना के केंद्र में भेज देगा, है ना। और केंद्र वाले नहीं देंगे तो बाद में चुनाव आएगा ना, उस टाइम चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे केंद्र सरकार ने हमारा पैसा नहीं दे रहा। चलता है ना इसी, केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रहा, इस चीज का पैसा नहीं दे रहा, उस चीज का पैसा नहीं दे रहा, ज्यादातर मनरेगा का पैसा नहीं दे रहा, ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है ना, वही तो समझ में आ गया कौन से पैसा को नहीं देने की बात करता है वो। ठीक, आगे प्रशासनिक व्यय में खर्चा जो होता है 6% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रशासनिक व्यय के खर्चे को, और 94% कौन देता है? राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। अब ये प्रशासनिक व्यय है क्या चीज? देखो, काम चल रहा, अंगा पंगा हो गया मान के चलो, है ना, कोई भी हो जाता है, मनरेगा है, 4 समाज के लोगों को जाना है, ठीक, हो जाता है, तो उसमें अधिकारी लोग भी तो आएंगे, प्रशासनिक लोग भी आएंगे, पीएससी में सिलेक्टेड लोग भी आएंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी तो आएंगे, तो उनके गाड़ी का खर्चा आएगा, तो चाय पानी का खर्चा कौन देगा? मतलब पेट्रोल का खर्चा और चाय पानी का खर्चा दोनों मिला के कम से कम 5,000 तो बनता होगा। भले 1 किलोमीटर जाए चाहे 2 किलोमीटर जाए, है ना, तो खर्चा कौन देगा? 6% देता है केंद्र सरकार और 94% देता है राज्य सरकार, है ना। जांच वांच करने के लिए भी तो जाएगा, कोई शिकायत विकायत कर दिया तो जांच करने के लिए तो जाएगा ना, ठीक है, तो आते हैं। तो वही है प्रशासनिक व्यय वाला खर्चा। ठीक, क्लियर। बेरोजगारी भत्ता भी बताया हूं, केंद्र ने तो दिया था चलो बेटा काम कराओ करके, वो काम कराने में असफल हुआ तो उनको सजा के तौर पर ले तुम ही भुगत बेरोजगारी भत्ता, मेरे से तो गलती नहीं हुआ करके ये नहीं देगा, गलती तुमने खुद किया, तुम जानो तुम भुगतो। 100% पूरा पैसा राज्य सरकार देगा बेरोजगारी भत्ता का। ठीक, मातृत्व भत्ता का भी पैसा कौन देगा? 100% राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार के द्वारा कुटी कौड़ी नहीं आता मातृत्व भत्ता के लिए। क्लियर। ठीक, तो इस मामले में 2022, 23, 24 वाला कोई रोल नहीं है, ये ऊपर वाले मामले में है। कहां तक है? ऊपर वाले मामले में यहां तक है, सृजित मानव दिवस तक। ठीक, क्लियर। तो ये लगभग क्या हो गया? अंत हो गया मनरेगा का। अब कुछ पॉइंट और, 1-2 पॉइंट और मैंने डाल दिए थे, उसको भी देख लेते हैं, नीचे में होगा कि नहीं, इसमें नहीं है, है ना, आगे देखते हैं। ये
ठीक, चलिए देखिए, अन्य तथ्य के रूप में डाल दिया हूं मैंने, रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्यों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। जो अच्छा रोजगार उपलब्ध कराएगा अच्छे खासे मात्रा में, है ना, उसके लिए काहे की व्यवस्था की गई है, प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। और जो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता उनके लिए सजा भी दिया जाता है। और जहां पे कामें नहीं है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। भाई मान के चलो कोई गांव है, ठीक है, ये मान के चलो कोई गांव है, अब इस गांव में इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, वहां के सरपंच ने इतना काम कराया कि अब उस गांव में कामें नहीं है, एकदम विकास हो चुका है धकाधक, ठीक है। तो विकास हो चुका है तो वो सरपंच काम मांगने भी नहीं जाएगा, रोजगार गारंटी मनरेगा काम मेरे को दे करके नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो खैर ये तो राज्य वाली बात है। अब मान के चलो है कोई राज्य जहां पर एकदम विकास हो गया है, हालांकि असंभव, असंभव है, नहीं है, नहीं, असंभव है, ठीक है। उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, ठीक, हालांकि वो असंभव है। मान के चलो एकदम काम हो गया उस राज्य में, तो ये राज्य काम मांगेगा क्या? नहीं, मस्त हाथ पैर लंबा करके सोए रहेगा, तो पैसा नहीं आएगा इसके राज्य में मनरेगा का, तो टेंशन ही नहीं है ना, टेंशन नहीं है। वो बोलेगा बेरोजगारी भत्ता देगा क्या? नहीं दूंगा। पैसा दिए हो क्या मेरे को? राज्य भी तो बोलेगा केंद्र को काम मांगा हूं क्या? नहीं, है ना, मेरे को पैसा भी नहीं दिए हो, ठीक। तो ये बात है, अगर जहां पर विकास हो चुका है उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इस राज्य में विकास नहीं हुआ है और काम आया इस राज्य में और इसने नहीं कराया तो सजा मिलेगी, और अच्छा खासा काम करा लिया तो प्रोत्साहन दिया जाता है इसको, है ना, गिफ्ट मिलेगा, ठीक। केंद्र सरकार के द्वारा, ध्यान से देखना, केंद्र सरकार के द्वारा अकुशल श्रम की लागत का पूरा 100%, पूरा का पूरा 100% पैसा किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसका? अकुशल श्रम का। जैसे कि अभी तुम लोग हो ना, है ना, अकुशल श्रमिक हो कि नहीं अभी? अरे कुदारी रापा पकड़ने नहीं आता होगा, एक दिन पकड़ लोगे तो हाथ में फोड़ा पड़ जाएगा, अकुशल हो अभी, ठीक है। उसके बाद 100% पैसा अकुशल श्रमिक को केंद्र सरकार देगा। फिर समझना, अर्ध कुशल मतलब आधा सीखा, ठीक है, आधा सीखा हुआ, और कुशल श्रम मतलब वही बताया ना, 2 साल पिछले 2 वित्तीय वर्ष और इस वर्ष 3 साल सीखते सीखते वो इतना कुशल हो गया कि क्या बन जाएगा? बीएफटी, ठीक, बेयरफुट टेक्नीशियन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वो कुशल है, ठीक। अर्ध कुशल और कुशल की श्रेणी में आ जाएगा, तो वो तो कुशल बन गया, खैर प्रशिक्षण भी ले लिया, अब कुशल हो गया। तो और ठीक है, देखो, अर्ध कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75% केंद्र सरकार देगा। अर्ध कुशल और कुशल का 75% उसकी मजदूरी का पैसा केंद्र सरकार देगा, अकुशल का 100% पैसा केंद्र सरकार देगा, और सामग्री की लागत का 75% केंद्र सरकार देगा, और प्रशासनिक लागत का 6% केंद्र सरकार देगा। तो कितना कितना देगा केंद्र सरकार, पता चल गया? क्लियर हुआ? अब अभी तो बताया चार्ट में, ठीक। तो 6% प्रशासनिक लागत केंद्र सरकार, कुशल का 100% केंद्र सरकार, अर्ध कुशल और कुशल का 75% केंद्र सरकार, अकुशल का 100% केंद्र सरकार, अर्ध कुशल और कुशल का 75% केंद्र सरकार देगा, सामग्री का 75% केंद्र सरकार देगा, प्रशासनिक लागत का 6% खर्चा केंद्र सरकार देगा, ठीक। आगे चलते हैं। योजना के अंतर्गत
जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री मद में 60:40 का क्या होता है, राशि व्यय का प्रावधान किया गया है। तो मजदूरी और सामग्री के बीच कितने का अनुपात रखा जाता है खर्चा करने में? मजदूरी में 60 रुपया खर्चा होगा तो सामग्री के खर्चा में 40 रुपया खर्चा किया जाएगा। क्लियर? मनरेगा मजदूरी की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। तो मनरेगा किस प्रकार की गारंटी प्रदान करता है? कानूनी गारंटी प्रदान करता है, प्रशासनिक गारंटी प्रदान करता है। कानूनी है मनरेगा। कानूनी का मतलब समझते हो? संविधान में नहीं पढ़े क्या? भाग 3 में मौलिक अधिकार नहीं पढ़े हो? राजनीतिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है, बहुत सारी चीजें। भाग 3 अभी तक पढ़े हो कि नहीं? पढ़ चुके हो? अच्छा, पढ़ चुके हो ना? तो ये मनरेगा के बारे में बताओ ना भाई। कानूनी है, कानूनी। ठीक। चुनाव में खड़े होना, चुनाव लड़ना किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। वैसे ही मनरेगा में काम करना कानूनी अधिकार है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आपको काम करने से रोक दे। अगर मनरेगा में काम करने से अगर आपको मना कर दिया जाता है तो आप कानून की सहायता ले सकते हो। समझ आ गया? जैसे मौलिक अधिकार होता है आपका, है ना, उसमें 6 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, उसी प्रकार से। ठीक। तो ये आपका क्या होता है? क्लियर होता है मनरेगा। अगले दिन हम कोशिश करेंगे कि इसके बहुविकल्पी प्रश्न की बौछार की जाए आपके ऊपर। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखते चले जाएंगे। ठीक। तब तक के लिए इसको यहीं पर अंत करते हैं। और ऑनलाइन वाले भी चैनल को अच्छे से शेयर कीजिए। ठीक। और आप लोग भी कीजिए भाई, है ना। जितना शेयर करोगे उतना हमको जोश आएगा और अच्छा से पढ़ाएंगे। क्या चीज? नहीं, वो जो वीडियो देख रहे हैं ना उन लोग। ठीक है, यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं उन लोग।